Hello everyone. So today we will solve the paper of Numaligarh Refinery Limited जो NRL है उसका पेपर जो 22 सितंबर 2021 को हुआ था एंड पेपर जो था वो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का था. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम मेजरिंग यूनिट. तो देखिए सेम मेजरिंग यूनिट पूछी है. तो पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो कूलम्स पर मीटर स्क्वायर होती है. ठीक है. तो आप जानते होंगे कि पोलराइजेशन क्या होता है. पोलराइजेशन मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, पोलराइजेशन. सो इन दोनों की यूनिट जो होती है वो कूलम्स पर मीटर स्क्वायर आपको याद रखनी होगी. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट इज डैश एट रेजोनेंस. ठीक है, तो रेजोनेंस की कंडीशन आप अच्छे से जानते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है. उस केस में जो आउटपुट से इनपुट का रेशियो बनता है वो क्या होता है, आपका मैक्सिमम होता है. देखिए, इन अ फुल ब्रिज डायोड रेक्टिफायर इफ अ डायोड इज रिमूव्ड देन द रिमेनिंग सर्किट प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज सिमिलर टू डैश वोल्टेज. तो देखिए एक क्वेश्चन इसी पेपर में 52 नंबर पे भी पूछा है. चलिए उसको देखते हैं. देखिए ये आपको फुल ब्रिज रेक्टिफायर गिवन है. आपसे पूछा गया है कि इफ द डायोड बिटवीन बी एंड डी इज रिमूव्ड, बी एंड डी इज रिमूव्ड, देन द आउटपुट विल बी. ठीक है, तो देखिए फुल ब्रिज रेक्टिफायर है, आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में वर्क करता है. कुछ इस प्रकार से पॉजिटिव साइकिल में आपका ऑपरेट होगा, फिर आपका नेगेटिव साइकिल में ऑपरेट होगा. ठीक है, तो उस प्रकार से जो आप अगर डायोड रिमूव कर देंगे तो आपका जो वोल्टेज जो शोन होगा वो आपका सिमिलर होगा हाफ वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज की केस में. जैसा आपका हाफ वेव रेक्टिफाइड होता है वैसी फुल ब्रिज में डायोड को रिमूव करने के बाद आउटपुट इसकी तरह शो करेगा. यही आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन बोलना चाह रहा था. For the next question, resolution of a moving coil voltmeter is 50 millivolt and it is capable of reading up to 1/5 of the full scale division. The number of uniform scale divisions आपसे पूछा गया है on the instrument if the full scale reading is 100 volt. तो देखिए रेजोल्यूशन होता है आपका 1/5 of full scale division. रेजोल्यूशन आपको गिवन है और 1/5 फुल स्केल डिवीजन, इधर से आप फुल स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल लेंगे 250. ठीक है, अब आपको यूनिफॉर्म स्केल डिवीजन निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ स्केल डिवीजन जो होगा वो फुल स्केल रीडिंग से आप जो आपकी फुल स्केल डिवीजन वैल्यू आई है उसको आप डिवाइड कर देंगे. मींस 100 वोल्ट आपको गिवन है अपॉन 250 जो आपने निकाला था, आपका आंसर आएगा 40. देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 0 से 10 एम्पियर का एमीटर है, हैज अ गारंटीड एक्यूरेसी ऑफ 1% ऑफ इट्स फुल स्केल वैल्यू. फाइंड द एरर इन परसेंटेज इफ द सेम इंस्ट्रूमेंट मेजर्स 2 एम्पियर. तो गारंटीड एक्यूरेसी एरर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है लिमिटिंग एरर अपॉन फुल स्केल रीडिंग इनटू 100. गारंटीड एक्यूरेसी एरर आपको गिवन है 1%. लिमिटिंग एरर आप इधर से निकाल लेंगे जिसकी वैल्यू आएगी 0.1. ठीक है, क्योंकि फुल स्केल रीडिंग की वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर. अब देखिए परसेंटेज लिमिटिंग एरर का फॉर्मूला होता है कि लिमिटिंग एरर अपॉन ट्रू वैल्यू. तो लिमिटिंग एरर आपने 0.1 निकाला है और ट्रू वैल्यू आपको गिवन है 2 एम्पियर. तो इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा 5%. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सिग्नल x ऑफ t ऑफ x ऑफ t इज डिफर्ड एज. तो देखिए डिफरेंशिएशन इधर लगेगा. ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब t का एक पॉइंट जुड़ जाता है तो xt के साथ, तो आपका वो डिफरेंशिएशन पार्ट में इंक्लूड हो जाता है. एंड फीडबैक एम्पलीफायर फीडबैक फैक्टर अपॉन फीडबैक रेशियो क्या कहलाता है. तो वो आपका ओपन लूप वोल्टेज गेन होता है जिसे आप AOL से डिनोट करते हैं, और फीडबैक फैक्टर और रेशियो आपका होता है फीडबैक पॉइंट अपॉन आउटपुट वोल्टेज. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टॉर्क करंट एनालॉगी
movement of inertia in mechanical system is analogous to dash in electrical system। देखिए टॉर्क करंट एनालॉजी में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जो जे होता है आपका वो कैपेसिटेंस में कन्वर्ट हो जाता है इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो देखिए फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, फोर्स करंट एनालॉजी, टॉर्क वोल्टेज एनालॉजी एंड टॉर्क करंट एनालॉजी, आपको ये सब जो कन्वर्जन है याद होनी चाहिए। अब देखिए मैंने इधर टॉर्क करंट एनालॉजी को लिया है, जैसे कि टॉर्क इनटू करंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चेंज इनटू कैपेसिटेंस, रोटेश बी आपका 1/r, के आपका A1/L, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। तो सारे जो आपके कन्वर्जन है ये आपसे एक अंदर क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। In the next question, we are seeing that for the transformer circuit shown below, if the turns ratio is 3:1, then the power transfer to the load। तो आपसे देखिए पावर ट्रांसफर टू द लोड जब भी ऐसी कंडीशंस पूछी जाती है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन आ जाएगी। तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन में RL आपका RS के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस जो आपको गिवन है उसको हम प्राइमरी रेफर कर लेंगे और आपका सर्किट कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। और जो ZL है यानी कि लोड इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस वो आपका N² ZL हो जाएगा। तो N² ZL का मतलब है कि N² × 100। ठीक है, और हम जानते हैं कि RL = RL RS का केस बनेगा तो 100N² = आपका 900 हो जाएगा। ठीक है, तो 100N² = 900 और N की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो आपका आएगा 3। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो रेशियो निकलेगा वो 3:1 का निकलेगा, जो हमें पावर ट्रांसफर चाहिए थी लोड पे करने के लिए। In the next question, in a DC machine with the number poles being equal to 2, which of the following is possible? तो जैसा आप जानते हैं कि थीटा इलेक्ट्रिकल आपका होता है P/2 of थीटा m और आपको पोल्स की संख्या 2 दी है। ठीक है, थीटा इलेक्ट्रिकल 2/2 into थीटा m। तो थीटा इलेक्ट्रिकल आपका थीटा m के बराबर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिकल डिग्रीज इक्वल्स टू मैकेनिकल डिग्रीज। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिग्नल और सिस्टम का ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि ग्राफ आपको शो हो रहा है, क्या हुआ xt से x3t तक। ठीक है, क्या होगा? ठीक है, तो देखिए x(t) मान लीजिए a है और x(3t) आपका a है। ठीक है, आपको दिया गया है। तो देखिए ये एक फंक्शन दिया है और इधर एक फंक्शन दिया और आपको ऑप्शंस दिए हैं कि हुआ क्या है, टाइम रिवर्सल, टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो देखिए ये आपका टाइम स्केलिंग है। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं पूरे सिग्नल सिस्टम्स में और आपको ये अप्लाई करना होता है। तो 1/a x(t) जब आप करेंगे, ठीक है, तो उसको हम टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो देखिए -1 पॉइंट था और आपका एक 3 पॉइंट है। तो जब आप -1 अपॉन इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स 1/a। 1/a का मतलब ये है कि जो आपको मेन वैल्यू दिया है यानी कि मैग्नीट्यूड दिया है x(t) से x(3t) तो चेंज हो रहा है, उस मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स -1 को 3 से डिवाइड कर देना है और इस 3 को 3 से डिवाइड कर देना है, तो -1/3 हो जाएगा और 3/3 1 हो जाएगा। तो यही आपकी टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी है जो कि एक मैग्नीट्यूड से दूसरे मैग्नीट्यूड पे कन्वर्जन करके 1/(a) x(t) बनाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो ग्राफ शो हो रहे हैं। बी कर्व आपको दिखाई दे रहे होंगे, ए और बी आपके सामने लिखा है और सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू गिवन ग्राफ। पहले ग्राफ में आपको स्मॉल कोर्सिव फोर्स दिया है और सेकंड में आपको लार्ज कोर्सिव फोर्स दिया है। तो देखिए जब भी फेरो और फेरी मैग्नेटिक मटेरियल हार्ड और सॉफ्ट मैग्नेट्स का होता है तो डिपेंड करता है आपके स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए जो प्रॉपर्टी होती है ये कैरेक्टराइज की जाती है आपकी कोर्सिव फोर्स के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं जिसे कोर्सिविटी भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हाई मैग्नेट्स जो होते हैं आपके उसकी हाई कोर्सिविटी होती है और बिकॉज क्योंकि वो रिटेन कर लेते हैं मैग्नेटाइजेशन को इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर दूसरी तरफ सॉफ्ट मैग्नेट की वैल्यू जो होती है कोर्सिविटी की वो लो होती है। तो इसीलिए ग्राफ ए रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सॉफ्ट मैग्नेट और ग्राफ बी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका हार्ड मैग्नेट। और ए के केस में अगर और भी चीजें जैसे पूछ सकता है तो ग्राफ के कंपैरिजन में उसमें हिस्टैरिसीस लॉसेस कम होगा
और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल नॉट मेक गुड परमानेंट मैग्नेट। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कोर्सिविटी के कंपैरिजन में आपका कौन सा ग्राफ सॉफ्ट और हार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हाई कोर्सिविटी इसके लिए इसीलिए क्योंकि इट रिटेन्स देयर मैग्नेटाइजेशन इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड फील्ड। फॉर अ लैब बाउंडेड डीसी मशीन नंबर ऑफ पोल्स अपॉन नंबर ऑफ ब्रशेस, तो देखिए 1 होगा इसका आंसर, बिकॉज इन लैब बाउंडेड जो आपके नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो आपके पोल्स के इक्वल होते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट्स आर द टर्म्स फायर पॉइंट एंड फ्लैश पॉइंट रिलेटेड, तो इन द केस ऑफ डीजल पावर प्लांट फायर पॉइंट एंड फ्लैश पॉइंट आपके कंसिडर होते हैं। अब देखिए फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट होता क्या है, तो फ्लैश पॉइंट एक मिनिमम टेम्परेचर है जिसपे ऑयल या फ्यूल जो होता है वो इनफ वेपर प्रोवाइड करे टू फॉर्म इनफ्लेमेबल मिक्सचर विथ एयर एंड वो इग्नाइट करे मोमेंटरीली अप टू अपॉन एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट फ्लेम। नेक्स्ट आपका जो फायर पॉइंट होता है वो एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसपे वेपर आपका ऑयल या वेपर enough vapor produce करे which ignites and burn continuously for at least 5 seconds. Next is unit of voltage can also be represent as, तो आप जानते हैं वोल्टेज आपका होता है वर्क डन ओवर चार्ज यानी कि जूल ओवर कूलम। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following does the graph represent, तो देखिए वोल्टेज और टाइम के बीच में ग्राफ है तो ए आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स को शो करेगा और करंट और टाइम के बीच में ग्राफ होता तो वो आइडियल करंट सोर्स को शो करता। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अ ट्रांसमिशन लाइन इफ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट impedances आर इक्वल देन कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस अपॉन ओपन सर्किट इम्पीडेंस विल बी, तो देखिए जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस होता है जेड नॉट उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ जेड ओपन सर्किट इंटू जेड शॉर्ट सर्किट, तो दोनों जब इक्वल हैं तो आपका आंसर जो जेड आउटपुट आएगा वो कितना आएगा 1। सो यू नो बेसिकली डेट जेड आउटपुट अपॉन जेड ओसी आप करेंगे तो वो जेड शॉर्ट सर्किट के बराबर आएगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी इक्वल्स टू 1। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन अब बूस्ट कन्वर्टर आपको गिवन है जिसमें लोड आपको 24 वॉट और वोल्टेज 12 वोल्ट है। अगर सोर्स वोल्टेज 6 वोल्ट है तो सोर्स करंट आपको निकालना है तो P अपॉन बी अप्लाई करेंगे आप, आपसे ड्यूटी साइकिल पूछी जाती तो बी आउटपुट इक्वल्स टू बी एस अपॉन 1 माइनस टी को अप्लाई करते। नेक्स्ट एट स्टैंड स्टिल इन अ 3-phase इंडक्शन मोटर द रेशियो ऑफ स्लिप स्पीड टू स्पीड एट विच स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स इज इक्वल्स टू। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो सिंपल क्वेश्चन, आपसे स्टैंड स्टिल की कंडीशन में 3-phase इंडक्शन मोटर का रेशियो पूछा है अगर स्लिप स्पीड टू स्पीड एट विच स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स। देखिए स्टैंड स्टिल की कंडीशन है स्लिप स्पीड 1 सो और रेशियो विथ पूछा है आपसे स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड जब रोटेट कर रही है तो वो आपके 1 के बराबर होगी इन द केस ऑफ स्टैंड स्टिल। इन पावर डायोड द n माइनस लेयर, तो आपसे पूछा गया है n माइनस लेयर इन बिटवीन n प्लस लेयर एंड p प्लस लेयर इज कॉल्ड s, तो देखिए उसको आप डायरेक्ट लेयर बोलते हैं। आप ग्राफ में देख सकते हैं जैसे आप बनाते हैं एनोड और कैथोड के बीच में तो ए p प्लस है आपका और ये आपका n प्लस है, बीच में आपका n माइनस है, कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन का ये आपका डायग्राम है और जो बीच में यहाँ से जो लाई कर रहा है ये आपका ड्रिफ्ट लेयर है। ठीक है, तो p प्लस से आप होल्स को इंजेक्ट करते हैं और n प्लस से आप इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट करते हैं। ये हाईली डोप्ड है जहाँ पे प्लस होता है माइनस इज लाइटली डोप्ड, तो n माइनस लेयर आपकी लाइटली डोप्ड है और यहीं पे आपके इंजेक्ट हो रहे हैं p प्लस से होल्स और n प्लस से इलेक्ट्रॉन्स और जो लेयर होती है बीच की उसको n माइनस लेयर जहाँ कंसिडर होती है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट लेयर। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो इट हैव अ मैग्नीट्यूड एंड आल्सो हैव अ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय द सिस्टम इज ऑफ टाइप, देखिए टाइप पूछा है, टाइप और ऑर्डर से कई सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं पेपर के अंदर। तो देखिए इधर टाइप क्या होगा आपका, इधर कोई भार आपको डिनोमिनेटर में कोई भी
पोल्स की लोकेशन नहीं दी है जो कि आपके एक्सेस पे लोकेटेड हो, तो आपका जो आंसर होगा टाइप वो 0 होगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर पूछा जाता तो ऑर्डर होता आपका 2। ठीक है, देखिए करते कैसे इसको, कोई भी फंक्शन आपको गिवन है k अपॉन एस प्लस टू या फिर एस प्लस फोर, तो देखिए बाहर का जो संख्या होता है वहां से चेक कर लेते हैं आप टाइप की वैल्यू। अगर एस की पावर 2 है तो आपके टाइप होता 2, और ऑर्डर कितना होता आपका, तो आप उस प्रकार से मल्टीप्लाई कर देते सारी चीज, तो 2 3 4, उस प्रकार से आप 4 आंसर बोल सकते थे। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडक्टेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसा आप जानते हैं इंडक्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो एल ए टू इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन एल एन डी अपॉन आर डैश होता है। ठीक है, सो यू नो दैट डी इज डी डिनोट्स स्पेसिंग बिटवीन द फेज कंडक्टर्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पावर फैक्टर पूछा गया है और 2 वाट मीटर में आपको रीडिंग्स दिए हैं W1 और W2 की, और फॉर्मूला होता है आपका फाइव इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट थ्री W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है, तो देखिए रूट थ्री और W1 आपका है 50 और W2 है आपका 25। तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं आप, मैंने एक्यूरेसी नहीं किया है तो 28.6 आपका लगभग आएगा। कॉस फाइव आपको पावर फैक्टर फाइंड करना था, तो कॉस 28.6 लगभग 0.87 और 0.86 वैल्यू आपकी आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट ऑफ सर्किट वोल्टेज। देखिए ओम्स लॉ के थ्रू आप जानते हैं करंट पे आपका वोल्टेज डिपेंड करता है। इन केसली आपका बैंडविड्थ अगर आप बहुत सारे रिलेशंस निकालना चाहें तो आपके निकल जाएंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट फैक्टर्स आपके बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिग्नम फंक्शन दिया है और आपसे पूछा है कि t इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सिग्नम फंक्शन आप आपसे फॉर्मूले में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सिग्नम फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, आपसे कैसे पूछेगा, आपकी जो वेरी करने वाली वैल्यू या लिमिट होती है उसको चेंज कर देता है। ठीक है, अब देखिए एक्स ऑफ टी सिग्नम ऑफ टी 1 है तो टी इज ग्रेटर देन 0 है इस केस में, टी इक्वल्स टू 0 पे 0 है यहाँ पर, और टी इज लेस देन 0 पे -1 है इस पर। ठीक है, तो देखिए आपको ये ग्राफ याद रखना पड़ेगा 1 0 और -1 पे। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि यूनिट स्टेप फंक्शन में कैसे डिनोट करते हैं, तो सिग्नम ऑफ टी आपका होता है यू ऑफ टी। ठीक है, यूनिट फंक्शन आप जानते हैं यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ माइनस टी, तो ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में अगर सिग्नम ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछा रहा है तो देखिए e की पावर माइनस ए टी यू टी माइनस ए की पावर ए टी यू टी को जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म में चेंज करेंगे तो आपका फॉर्मूला आएगा एक्स ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू 2 अपॉन जी ओमेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है सिग्नम के बारे में आपको याद होनी चाहिए या फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगी, ये सारी जो फॉर्मूलेस हैं आपके। In a three-phase induction motor, if the air gap is increased by 50%, then which of the following will happen? तो देखिए आप जानते हैं इंडक्शन मोटर में एयर गैप को कम रखना पड़ता है। अगर एयर गैप इंक्रीज हो जाएगा तो जो आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, तो देखिए परमेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट रोटर टू स्टेटर डिक्रीज हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग इंडक्शन इंडक्टेंस जो होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज हो जाएगा उस केस में, और आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा एट ऑल लोड्स। द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द एयर गैप विल डिक्रीज एंड लीकेज फ्लक्स विल इंक्रीज, दिस विल कॉज अ रिडक्शन इन द मैक्सिमम अवेलेबल टॉर्क। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने होंगे क्योंकि इन सारे पॉइंट्स में से आपसे पूछ सकता है। अभी पावर फैक्टर का पूछा है, मान लीजिए आपसे परमेबिलिटी का पूछ ले, ठीक है, परमेबिलिटी डिक्रीज, मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस का पूछ ले वह भी डिक्रीज, मैग्नेटाइजिंग करंट का पूछे तो वो इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो डिक्रीज होगा, और लीकेज फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। A control system gives the response of c t e की पावर माइनस टी, और इनपुट आपको गिवन है। ट्रांसफर फंक्शन आप जानते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट या फिर रिस्पॉन्स अपॉन इनपुट होता है। तो देखिए सी एस अपॉन आर एस, आप इसको लाप्लास में कन्वर्ट करेंगे तो e की पावर माइनस टी होता है आपका 1 अपॉन एस प्लस वन, और आर टी हो गया 1 अपॉन एस। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन जो आपका निकल के आएगा वो आएगा एस अपॉन एस प्लस वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है आपका,
एक प्योर रजिस्टर कनेक्टेड है आपका 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई से और उसका मैक्सिमम पावर आपको गिवन है 500 वॉट, देन द एवरेज पावर ऑफ द सर्किट इज इक्वल्स टू, तो ये होता है आपका Pm अपॉन 2, P max अपॉन 2, तो विच इज इक्वल्स टू 250 वॉट. In the next question, if a transfer function of a system has only one root on positive real axis, then its response will be. तो देखिए एक्सपोनेंशियल रेजिंग फंक्शन आपका होगा कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा e की पावर माइनस ए टी वाई टी. देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे सॉल्व करना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, जैसे कि n कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज. आउट ऑफ n कैपेसिटेंस जो है आपकी मैक्सिमम उनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है 100 पिकोफैरेड और मिनिमम कैपेसिटेंस है आपके उसकी वैल्यू है 10 पिकोफैरेड. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा. तो देखिए कैपेसिटेंस है तो सीरीज में कनेक्टेड है तो आपका रजिस्टेंस के पैरेलल की तरफ वर्क करेंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 10 पिकोफैरेड सबसे मिनिमम है तो उससे ही लेस देन वैल्यू आपकी आंसर मतलब जो भी आएगा आपका 10 पिकोफैरेड से कम आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ऑक्सिलोस्कोप है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है लेसाजस पैटर्न विथ 2 वर्टिकल टेंजेंसीज एंड 3 हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज व्हेन फेड विथ 2 फ्रीक्वेंसीज टू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इनपुट्स. If the vertical input frequency is 300 Hz, then the horizontal input frequency is. तो देखिए Fy upon Fx equals to horizontal tangencies upon vertical tangencies, ये आपका फॉर्मूला होता है in the case of Lissajous pattern. तो आपको जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो आपको 300 हर्ट्ज गिवन है वर्टिकल के लिए, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल आपको फाइंड करना है और हॉरिजॉन्टल टेंडेंसीज 3 दिया है और वर्टिकल 2 दिया है. तो इसको सॉल्व करने पे आपका एफ एक्स जो आएगा हॉरिजॉन्टल वो 200 आ जाएगा. तो देखिए ये क्वेश्चन बेहद सिंपल है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्किट एलिमेंट ऑफ एन ऑक्सीलेटर. तो ऑक्सीलेटर के अंदर देखिए फीडबैक सर्किट, एम्पलीफायर सर्किट और टैंक सर्किट इंक्लूड रहते हैं और रेक्टिफायर सर्किट आपका ऑक्सीलेटर के केस में नहीं होता है. देखिए ऊपर भी आपका सेम क्वेश्चन यही पूछा था एक्सपोनेंशियल राइजिंग सिग्नल का, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है. तो ये आंसर क्या होगा आपका एक्सपोनेंशियल राइजिंग सिग्नल. अभी ये क्वेश्चन आया था. In the next question, for a transformer, maximum efficiency occurs at 80% of full load, then iron loss at full load upon copper loss is full load. आप जानते हैं एफिशिएंसी निकालने में अंडर रूट ऑफ पी आई अपॉन पी सी यू फॉर्मूला होता है और इसको जब आप ओपन करेंगे 80 अपॉन 100 आपको गिवन है, ठीक है, एफिशिएंसी. तो पी आई अपॉन पी सी यू करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 80 अपॉन 100 का, सो 4 अपॉन 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 25. Which of the following loss is least significant while calculating the efficiency of DC machine? तो देखिए फील्ड कॉपर लॉस, आयरन लॉस एंड आर्मेचर कॉपर लॉस आर more significant than comparison to the mechanical losses. In the next question, with the details provided in the given circuit, calculate the reflection coefficient. देखिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है वो ZL माइनस जेड नॉट अपॉन ZL प्लस जेड नॉट होता है. तो ZL आपको 400 है और जेड नॉट की वैल्यू भी आपको 400 है, तो आंसर विल बी 0. अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे आपसे डिस्प्लेसमेंट फैक्टर पूछा है. तो देखिए डिस्प्लेसमेंट फैक्टर का फॉर्मूला जो होता है उसको उसको बोलते हैं कॉस अल्फा, ठीक है, और कॉस अल्फा आपका कॉस 45 डिग्री है, यानी कि 0.707 आपका आंसर होगा. सो पार्ट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है. 40 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं और लगभग 40 और बचे हुए हैं तो हम उसको बाद में करेंगे. आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर ऑफ एन एनर्जी सिग्नल. तो देखिए एनर्जी सिग्नल के केस में पावर जो होती है आपकी वो 0 होती है, ठीक है, और पावर सिग्नल के केस में एनर्जी इनफाइनाइट होती है. ये बात आपको ध्यान रखनी होगी. आपसे कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, एनर्जी सिग्नल के बारे में पूछ सकता है और पावर सिग्नल के बारे में पूछ सकता है. एनर्जी सिग्नल की पावर 0 और पावर सिग्नल की एनर्जी इनफाइनाइट. एक केस आपसे और पूछा जा सकता है कि अगर दोनों इनफाइनाइट है, मान लीजिए एनर्जी भी इनफाइनाइट है और पावर भी इनफाइनाइट है, तो उस सिग्नल को बोलते हैं नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल. ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है. तो पार्ट 1 फिनिश और इलेक्ट्रिकल मशीन की हमारी सीरीज चालू ही है, उसको हम लगातार करते रहेंगे, ठीक है.